बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं कैसर मिर्ज़ा, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, और दूसरी जो हमारी मेहमान हैं नौरीन इब्राहिम ख़ान, साबिक MNA हैं PTI से। हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस हवाले से, और ख़ुसूसी तौर पर जो बातचीत चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने की, और जिस तरह तहरीक इंसाफ ने आखिरी कॉल दी हुई थी 24 नवंबर की डी चौक पहुंचने की, और जो वो यहाँ पहुंचे उनके साथ जो चीज़ें हुई उसके बाद PTI पर पाबंदी लगने के हवाले से भी बातें हो रही हैं। और साथ आपने देखा कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर तहरीक पास की गई इस हवाले से कि PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए, वज़ीर आज़म ने PTI को फितना करार दिया है इस हवाले से भी, और जो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है इस पर जो इस तमाम सिचुएशन को लेकर जो मईशत पर असरात हैं उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नौरीन इब्राहिम साहिबा, मैं आपसे पूछूंगा इस हवाले से कि क्या कोई प्रॉपर मशावरत नहीं थी? 24 नवंबर को आप डी चौक पहुंचे, PTI डी चौक पहुंची, लेकिन जिस तरह तितर बितर हुए और साथ जिस तरह यहाँ पे जो हाल हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और अभी क्या समझती हैं कि PTI के लिए मुश्किलात मजीद नहीं बढ़ेंगी? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि जी पीटीआई कॉल्स देती रही है पिछले कई अरसे में, जब से इमरान खान साहब को इन्होंने नजरबंद किया हुआ है, और कई दफा प्रोटेस्ट होती भी रही हैं, और अपोजिशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से यही हमें कहा जाता था कि बहुत थोड़े लोग आए, कोई निकला नहीं, कोई निकला नहीं। इस दफा फाइनल कॉल थी, और इमरान खान की कॉल पे आपने देखा कि एक ही सूबे से, अभी तो पंजाब से तो कोई आया भी नहीं, ठीक, क्योंकि इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। सही। आप देखें तकरीबन कोई 1 लाख के करीब बंदा निकला है। अब जब इतने बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, और आप एक ह्यूमन फोर्स है, मैं ये समझती हूँ, मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे कि एक डेमोक्रेसी में, एक मुल्क में जहां हम डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं और हम इसको एक इस्लामिक स्टेट कहते हैं, वहां पर इस तरह सिविलियंस के साथ जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा। तो ये तो किसी ने गुमान नहीं किया था। हमने वर्स्ट सिनारियो में अपनी तैयारी की भी थी। हमें पता था कि हमेशा आंसू गैस का इस्तेमाल होता है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह उनके ऊपर ओपन फायर करना, ये मैं जरूर कहूंगी कि इस चीज का हमने बिल्कुल, हमें ख्याल नहीं आया, और ये चीज हमने मद्देनजर नहीं रखी थी। और ये बहुत, मेरा ख्याल है कि जो डिसीजन हमारी लीडरशिप ने लिया, क्योंकि अगर वो मजीद वहां खड़े रहते तो वो नहाते पीसफुल लोग मजीद और मर जाने थे। तो आई थिंक उन्होंने जो रिट्रीट किया वो बिल्कुल सही था। अच्छा नौरीन इब्राहिम साहिबा, ये भी बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि PTI तब एहतजाज करती है जब कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रहा होता है? इससे पहले आपने देखा कि चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे, उस वक्त एहतजाज हुआ। अभी सदर बेलारूस आए हुए थे, पूरा उनका डेलीगेशन था साथ, उसी वक्त आपने एहतजाज किया। क्या इस दौरान ये एहतजाज मौखर नहीं हो सकते? आवाम के लिए तो इसकी वजह से बहुत मुश्किलात होती हैं। देखिए, एहतजाज तो हमारे जारी थे, और ये मैं नहीं समझती कि इसका ताल्लुक किसी भी कोई फॉरेन कंट्री की कोई विजिट से या उससे है। हाँ, इनको जब कई दफा खान साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात के लिए जो उन्होंने शराइत रखी थी, तो वो सामने लेकर तो आए ना, उनके साथ बात तो करें। ये तो अपनी तरफ से एक वन साइडेड एक हमारे लिए एक भेज देते हैं पैगाम के जी ये तरीकाकार है और इसी के मुताबिक चलना है। तो जब आप इतना ज्यादा लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दें, जब लोगों को कॉर्नर कर दें, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन तो निकलनी है, वो तो उन्होंने निकलना ही था। इनको चाहिए था कि उनको जगह दे देते। हमारे, आपने देखा है, हमारे धरने भी देखे हैं, हमारे जलसे भी देखे हैं, कभी किसी ने, आप मुझे बताएं, इतनी दुनिया निकली, कोई आप लोगों के पास शीशा टूटा, किसी एक बिल्डिंग का एक शीशा टूटा है? शीशा तो सबसे नाजुक चीज होती है, कोई किसी ने कोई तोड़ फोड़ की? वो गरीब, मैं समझती हूँ कि उनसे ज्यादा लॉयल अपने मुल्क के लिए तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी मुल्क की लॉ की बालादस्ती के लिए आए थे ना, कानून की बालादस्ती के लिए आए थे, और उनका किसी एक शख्सियत के लिए नहीं आए थे, वो तो पाकिस्तान के लिए आए थे। वो चाहते हैं कि इस फासिस्ट जो हुकूमत है इसकी फस्तायत से निजात दिलाई जाए।
पूरी आवाम को। मैं आपसे, ये कोई गलत बात नहीं है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और जब हम मसाले देते हैं दूसरे फॉरेन कंट्रीज की, तो उनमें यही होता है। इसी तरह डेमोक्रेसी पनपती है ना। अगर आपने एक डंडे के जरिए पूरी कौम को हाँकना है, तो वो फिर एक अलग तरीका कार है, लेकिन फिर आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैडम, मैं आपसे पूछूंगा पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से भी, लेकिन उससे पहले कैसर मिर्जा साहब से मैं पूछूंगा। कैसर मिर्जा साहब, आपने तमाम तरह सिचुएशन देखी, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान के लिए ऐसी कंडीशन, वो इंतहाई, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह एक्टिविटीज़ की जा रही हैं इंतहाई गैर संजीदा हैं। जिस तरह की पाकिस्तान की मीशत की सूरत हाल है, तमाम तर चीज़ें आगे बढ़ने के मराहल में हैं, और जिस तरह फॉरेन डेलीगेशंस वगैरह आ रहे हैं, उसमें ये तमाम तर होना कितना अहम है मुल्क के लिए। देखिए जी, ये जो अभी रिसेंटली जो एपिसोड हुई है, मैं अगर उसकी बात करता हूँ तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। उसमें दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और ना ही हुकूमत की तरफ से। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे, और साथ हम बात कर रहे हैं कैसर मिर्ज़ा साहब से ही। और कैसर साहब, बताइएगा, जिस तरह गवर्नर राज के हवाले से बात कर रहे थे, और आपने खसूसी तौर पर ये भी बताई ख़बर के जो एस्टेब्लिशमेंट है और गवर्नमेंट दोनों इस पर मुत्तफिक हैं कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, कुछ इस हवाले से आगाह कीजिए। सर, उसमें मैं अर्ज कर रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर नहीं है पाबंदी के हवाले से। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि जहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए, और पीटीआई के बतौर पॉलिटिकल पार्टी इसकी वर्किंग के हवाले से उस पर बैन लगाया जाए। तो ये जो गवर्नर राज की जहाँ तक की बात है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट उसके हक में नहीं है, और उसके हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो यही है कि केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो उस तरह से वो वर्किंग उसकी नहीं है। अब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें, वो इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ पे पाराचनार का वाक़या आपके सामने है, गुज़श्ता कितने दिनों से उस मसले का हल जो है वो नहीं निकाला जा सका, और उसकी वजह से मकामी जो कबाइल हैं, और ख़ासकर ये चूँकि वो जो पाराचनार वाला मामला है, उसके पीछे वो एक फ़िकी लड़ाई भी उसको हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अपनी रिट कायम ना करना और उस मसले का को मुनासिब हल तलाश ना करने की वजह से एक पूरी जो एक फ़िका है वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हुई है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो इसी तरह जो दीगर मसाइल है वहाँ के, एजुकेशन सिस्टम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रहा है, अस्पतालों में मेडिसिन नहीं है, दीगर बहुत से ऐसे मसाइल हैं, नौजवानों के लिए रोजगार के कोई ऐसे कुछ प्रोजेक्ट या प्रोग्राम सामने नहीं आ रहे, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है वो बहुत एक यूँ कह लीजिए कि एहसास कमतरी भी पैदा हो रहा है दीगर सूबों के मुकाबले में। अगर कंपैरिजन करते हैं सिंध में या पंजाब की बात करते हैं, तो यहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे होते हैं, तो मकामी जो लोग हैं फिर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मकामी हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो क्या कर रही है। तो उनके अब तो देखें ना कि अब तक वो 4 अटेम्प्ट कर चुके हैं जब से वो उनकी गवर्नमेंट आ चुकी है, तो उसमें फिर वो कितनी ज़्यादा जो उसमें हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, हुकूमत के फंड्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सूबे के लोग वो जो गंडापुर साहब या इनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसके साथ मिले हुए हैं, उनके मुखालिफ भी बहुत सी आवाज़ें निकल रही हैं। वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उसको कैश कराने की कोशिश कर रही हैं और रहंदा भी करेंगी। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट का कहना यह है कि ये अभी इनको चलने दें, ये खुद ब खुद जो है ये गैर मौसर हो जाएंगे और लोगों के अंदर इनकी हुकूमत के हवाले से जो नफरत है वो पैदा होगी। तो लिहाजा वो इनको दोबारा एक बार यूं कह लीजिए कि वो कहते हैं कि हाँ जी इनको फिर एक दफा फिर हम वो मजलूम नहीं बनने देंगे। तो लिहाजा वो इस चीज को इसलिए जो है ना वो उसके हक में नहीं है। और वैसे भी जो हुकूमत के जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी है, उनकी तरफ से भी जो है ये अभी तक हुकूमत को बड़े एक्टिव हैं वहां पे। जी गवर्नर एक्टिव हैं और गवर्नर को एक्टिव होना भी पड़ेगा और उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो गवर्नर साहब जो हैं वो और गंडापुर साहब ये एक ही हल्के के हैं और एक ही शहर के और एक दूसरे के मुखालिफ में ये इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसी हल्के के हैं, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। गंडापुर साहब ने इनको मौलाना फजलुर रहमान साहब को और फैसल करीम कुंडी साहब को हराया हुआ है। तो लिहाजा वो उनकी
اپنی علاقائی جو انوالومنٹ ہے سیاست کی وہ بھی ایک ریزنس ہے. پھر اس کے بعد چونکہ لیکن مولانا فضل الرحمان تو اسے غیر جمہوری اقدام کہتے ہیں. جی بالکل, مولانا فضل الرحمان صاحب جی وہ اس کی وجہ یہ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اگر گورنر راج لگ جائے گے تو مولانا صاحب کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. سیاست جو ہے وہ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا جو ہے اپرچونٹیز گین کی ہیں. وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی یا پیپلز پارٹی, اگر گورنر راج لگے گا تو پیپلز پارٹی کے گورنر ہوں گے, ان کی حکومت آ جائے گی تو وہ پھر بھی ادھر اپوزیشن میں رہیں گے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو پی ٹی آئی کی ہے اس سے نکل کے وہ پھر پیپلز پارٹی کے مرہون منت وہاں پہ جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم کریں. کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو دوسری بڑی پارٹی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے. اور اس وقت دیکھا جائے تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو وہ براہ راست ان کا الزام پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہے. گو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ہے. اگر ان کی بات مان لی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر ان کو الیکشن میں ہروایا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے مولانا صاحب کی سیٹیں کم کر کے تو پی ٹی آئی کو دی ہیں؟ تو لہٰذا یہ ایک بلیم گیم ہے. اس حوالے سے بھی آپ سے حقیقت جاننی ہے کہ ایک تو یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ عام آدمی کا اس میں کتنا انٹرسٹ ہے, خواہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی ہو, خواہ وہ گورنر راج کی بات کی جائے, خواہ وہ آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے یا مسلم لیگ نون تمام تر چیزیں کر رہی ہے. عام آدمی کا انٹرسٹ تو اس حوالے سے ہے کہ مہنگائی میں کتنی کمی ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں, جو احتجاج ہو رہے ہیں, کیا یہ 24 نومبر والا احتجاج صرف یہ مہنگائی کے حوالے سے ہوتا, عوام کے لیے, عام آدمی کے لیے ہوتا, تو کیا اس میں کتنی کامیابی ممکن تھی؟ دیکھیے جی, جو پاکستان کی انفارچونیٹلی سیاست ہے نا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں اور ان کے مظاہروں کے پیچھے ان کا کچھ مقصد ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں جو جتنے بھی پولیٹیکل اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں ان کے پیچھے ان کے جو پولیٹیکل عزائم ہیں, اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, زیادہ دور نہ جائیے, پچھلی ایک دہائی کی بات کر لیں, اس میں دیکھ لیں کہ کتنے لانگ مارچ, کتنے احتجاجی مظاہرے, کتنے دھرنے جو ہے وہ عوامی مسائل کو لے کر ہوئے. ابھی ایک دھرنا یہاں پہ ہوا تھا جماعت اسلامی کا, جو ٹوٹلی جس میں انہوں نے پبلک کی بات کی تھی, لوگوں کے مسائل کی بات کی تھی, اور اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ تمام کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کسی پاکستانی کا تعلق تھا, ہر ایک نے ان کے اس دھرنے کی سپورٹ کی تھی, حمایت کی تھی, سوشل میڈیا پہ بھی اور نیشنل میڈیا پہ بھی. تو لہذا پاکستان کی جو مین سٹریم کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے یہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو لے کر کے احتجاجی مظاہرے نہیں کیے جاتے. ابھی پی ٹی آئی کا جو احتجاجی مظاہرہ ہے وہ صرف ان کا نکاتی ایجنڈا ہے کہ صرف عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب رہا کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب ان کے خلاف کورٹ میں کیسز ہیں, جب ہم لا کی بات کرتے ہیں, جب ہم ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, تو پھر قانون کی بالادستی تو اسی میں ہے کہ عدالتیں اس کا فیصلہ دیں. عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز ہیں. اب وہ کیسز سچے ہیں جھوٹے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. گو کہ وہ چونکہ ایک پروسیس میں چلے گئے تو اس پروسیس میں سے ہو کر ہی جو ہے وہ ان کی رہائی ہونی چاہیے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں کورٹ میں جائیں, وہاں پہ جو لگائے گئے ایلیگیشنز ہیں اس کے حوالے سے جو ان پہ جو الزامات ہیں اس کو غلط ثابت کریں. جہاں تک الیکشن میں دھاندلی کی بات ہے تو اس حوالے سے بھی جو پنجاب میں اس میں جو الیکشن ٹریبیونلز بن چکے ہیں تو اس میں وہ کورٹس بن چکی ہیں. ان کورٹس میں تمام حلقوں کے انڈیویجولی ایک ایک کیس کو سنا جا رہا ہے. وہاں پہ جو بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں, جو بھی ان کے پاس شواہد ہیں, اس الیکشن ٹریبیونلز میں پیش کریں. ہاں اگر الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں آتا تو پھر ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, تو یہ مزید پلیٹ فارم بھی ہیں. تو لہذا اس میں جمہوریت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ قانون کے اندر رہ کر جو قانونی طریقہ کار ہے اسی کو اختیار کیا جائے, نہ کہ دھونس کے ساتھ ڈنڈا بردار لٹ بردار جو ہے وہ فورس لے کر آئیں اور کہیں کہ جی ہمارے لیڈر کو چھوڑیں, ایک کہیں جی کہ نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس طرح ملک میں انارکی پھیلتی ہے. ایگزیکٹلی, اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے. قیصر مرزا صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. نورین ابراہیم صاحبہ, آپ نے بھی ہمیں کال کے ذریعے جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.